नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चैरत। आज हम आपके लिए बेहद एक खास पेशकश लेकर आए हैं। सोशल मीडिया पर आप सब एक्टिव तो होंगे और 10 इयर्स चैलेंज से अच्छी तरह से वाकिफ भी होंगे। 10 साल में आप में से बहुत लोगों की सूरत बदल चुकी होगी, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे 10 साल में आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। जी हाँ, कैसे 10 साल में म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर आप अपने हाथों की लकीरों को बदल सकते हैं, कैसे बेहतरीन रिटर्न कमा सकते हैं। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फाइनेंशियल मॉल के सीईओ नीरज चौहान। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया पल्लवी। तो 10 इयर्स का ये जो चैलेंज है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, कोई व्यक्ति अगर 10 साल तक निवेश करना चाहता है तो उसे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अपना पोर्टफोलियो बनाते हुए? देखिए, पोर्टफोलियो तो बाद में बनाए, पहले तो अपने बिहेवियर को थोड़ा संभालना होगा, क्योंकि हमने अक्सर देखा है लोग यहाँ पर लंबी अवधि की बात करते हैं, चाहे वो 10 साल हो या 15 साल हो या 20 साल हो, लेकिन थोड़ा सा बाजार में जैसे ही वॉलेटिलिटी आती है, जैसे ही उतार चढ़ाव आता है, वो उस नाव में से निकल भागने को तैयार होते हैं। जब हम बात करते हैं कि आपका गोल लंबा है क्योंकि उस टाइम मार्केट अच्छी होती है, जब वो एंटर करते हैं, जो कि हर बारी वो गलती करते हैं, तेज़ बाजार में अंदर आते हैं और नीचे बाजार में बाहर जाते हैं, तो सबसे पहले तो उनको अपना बिहेवियर, यहाँ पे अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, अपना बिहेवियर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इस बाजार में रिटर्न्स तो मिलती है, लेकिन ये मिलती उन्हीं को है जिनके पास पेशेंस है, जो ग्रीड और फियर से बाहर हैं और जो एक फोकस नजरिए से अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक गोल के तहत अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये मान के चलते हैं और ये समझ के चलते हैं कि इक्विटी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वेल्थ क्रिएटर टूल है, लेकिन आपको संभाल करके उसके साथ इन्वेस्ट करना होगा। ठीक उसी तरीके से ही जैसे हम घर में खाना बनाते हैं आग के ऊपर, तो अगर आप कंट्रोल करके आग को इस्तेमाल करते हैं तो आपके फ़ायदे की चीज़ है, अदरवाइज़ आपको नुकसान दे सकती है। तो एक ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पोर्टफोलियो बनाने से पहले। उसके बाद जरूर पोर्टफोलियो बनाने की बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं कि 10 साल में कमाल हो जाए और 10 इयर्स का ये आप चैलेंज लेना चाहते हैं, तो इस चीज का तो आपको खास ख्याल रखना होगा कि बाजार में चाहे किसी भी तरह की उठापटक हो, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है, अपने निवेश को जारी रखना है। अच्छा, अगर 10 साल के निवेश के लिए हम बात करें तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? एक मुश्त निवेश करना अच्छा है या सिप के जरिए निवेश किया जाए या एसटीपी? देखिए पल्लवी, ये भी एक ना बहुत अलग धारणा है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हम एसआईपी करें या लमसम करें। इसमें मेरा जवाब ये है, अगर आपके पास ऑलरेडी पैसा आपके बैंक अकाउंट में है तो आप आज एक मुश्त में निवेश कीजिए, उसको आप स्टैगर कर लीजिए वॉलेटिलिटी से बचने के लिए, उसको हम एसटीपी बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा आप सेविंग में रखें और आप एसआईपी करें। एसआईपी जनरली जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम चूज़ करते हैं फ्यूचर इनकम को डिप्लॉय करने के लिए, ताकि वो आपके सेविंग अकाउंट में बैठी ना रहे और एक अच्छी रिटर्न्स के लिए वो बाजार में डिप्लॉय हो जाए। तो वहाँ पर हम एसआईपी का चयन करते हैं, जहाँ पर आपके बैंक खाते में आज ही पैसा है, आप उसको डिप्लॉय करिए वाया एसटीपी रूट। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल, बेस्ड ऑन उस टाइम मार्केट्स के वैल्यूशंस क्या हैं, और आप निवेश करते जाइए। पैसे को आपको छोड़ना बैंक खाते के अंदर कोई समझदारी नहीं है, अनटिल अनलेस वो आपका शॉर्ट टर्म का पैसा है या वो आपको नियर टर्म में उस पैसे की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो इन तमाम बातों का आपको ख्याल रखना होगा अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं और 10 सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं। अगर फंड्स की बात की जाए नीरज जी, तो किसी को भी अगर 10 सालों के लिए फंड्स को चुनना है तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बेसिकली क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फंड्स को चुनते हुए? देखिए, इसमें मल्टीपल स्ट्रेटेजी काम आती हैं। ऐसा नहीं है कोई भी एक स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करें और हर व्यूअर उस स्ट्रेटेजी को अपना ले। हमें देखना ये है कि जो आपको पैसा निवेश करना है, क्या आप बहुत एक्टिव रहना चाहते हैं बाजार में, आप कितना जोखिम लेना चाहते हैं, बीच का जोखिम रखना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कोई बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर है जो अपने आप को कहता है कि मुझे अगले 20 साल पैसे नहीं चाहिए, मैं वॉलेटिलिटी को बहुत अच्छे से समझता हूँ, लेकिन मुझे हाई रिटर्न चाहिए और मैं हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, तो वो स्मॉल कैप फंड में जा सकता है, जो कि एक हाई रिटर्न हाई रिस्क प्रोफाइल के अंदर आते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता और वो कहता है मैं नहीं देखना चाहता हूँ कि अभी लार्ज कैप में जाऊँ, मिड कैप में आऊँ या स्मॉल कैप में आऊँ, हर बाजार के हिसाब से एक ऐसा मेरे को पोर्टफोलियो रखना है जिसमें बहुत ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं पड़े, जोखिम होगा उसमें भी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहता और मैं एक रीजनेबल रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का इन्वेस्टर हूं और इक्विटी में निवेश करना चाहता हूं, तो मल्टी कैप में अपना निवेश करें या लार्ज एंड मिड कैप में करें। ऐसे में रिटर्न्स थोड़ा स्मॉल कैप से या मिड कैप से शायद थोड़ा कम आएंगी, लेकिन एक पीसफुल रिटर्न्स रहेंगी, एक अच्छी रिटर्न रहेंगी जो आप रीजनेबली अचीव कर सकते हैं अपने गोल्स को भी। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क ना हो आपके प्रोफाइल से जुड़ा हुआ, तो मल्टी कैप फंड्स या फिर लार्ज और मिड कैप कैटेगरी जो है वो नीरज चौहान जी की पसंद है। थोड़ा सा दर्शकों को समझा दीजिए कि मल्टी कैप फंड्स क्या है, लार्ज और मिड कैप फंड्स क्या है, ताकि उनको थोड़ी समझने में आसानी रहे। देखिए,
हम स्मॉल कैप से शुरू करते हैं। स्मॉल कैप वो छोटी कंपनियां हैं जो आप शायद बहुत ज़्यादा नहीं जानते, और लार्ज कैप वो कंपनियां हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो पहली 100 कंपनियां लार्ज कैप के दर्जे में आती है, और उसके बाद अगली 150 कंपनियां 250 तक की वो मिड कैप में आती हैं, और उसके बाद की स्मॉल कैप में आती हैं। तो जो छोटी कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप हैं, जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं वो लार्ज कैप है, और जो मंझोली कंपनियां हैं वो मिड कैप है। जी। और मल्टी कैप फंड्स की अगर बात की जाए तो इसमें कितना जो होता है वो इक्विटी में जाता है, कितना डेट फंड्स में निवेश होता है? ये 100% इक्विटी है पल्लवी, इसमें कोई डेट नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का मिक्स होता है। फंड मैनेजर एक व्यू लेता है कि मुझे कितना किस कैटेगरी में पैसा रखना है, कौन सी कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स रखने हैं, तो वो अपनी इच्छा से बाजार के हिसाब से उसमें निवेश रखता है। और लार्ज कैप और मिड कैप की कैटेगरी की बात की जाए तो इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस जब हुआ था तो दर्शक ये जानना चाहेंगे कि लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में कितने कितने फंड्स में जो होता है वो निवेश किया जाता है, क्या अनुपात रहता है उसका? देखिए, लार्ज एंड मिड कैप के अंदर स्मॉल कैप बिल्कुल नहीं होता। लार्ज कैप की जो उसमें एलोकेशन है वो रफली 65% के करीब होती है, और बैलेंस 35% वो मिड कैप में रहता है। तो यहाँ पर एक फंड मैनेजर को नियंत्रित किया गया है कि वो चाहकर भी 65% से ज़्यादा मिड कैप में या लार्ज कैप में से नहीं जा सकता, उसको वो एलोकेशन बना के रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। और अगर आप भी हमारे शो में जुड़ना चाहते हैं, नीरज जी से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो तरीका बेहद आसान है। आप चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं, हम ईमेल से आए हुए तमाम सवालों को शामिल करने की कोशिश करेंगे, और मेल करते हुए अपना नाम और फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें। इसके अलावा अगर अभी आप सीधे तरीके से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये शो आप फेसबुक और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। वहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और हम कोशिश ये करेंगे कि तमाम सवालों को शामिल किया जाए। अच्छा नीरज जी, ये तो आपने हमें बहुत अच्छे से समझा दिया कि अगर कोई 10 साल के लिए निवेश करना चाहता है तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब आप कुछ ऐसे अपने पसंदीदा फंड्स भी बता दीजिए जिनमें निवेश करना चाहिए इन 10 सालों के लिए। देखिए, मल्टी कैप फंड जैसा मैंने कहा या लार्ज एंड मिड कैप फंड रहा, ये एक अच्छे फंड्स हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। ये उस तरीके के फंड हैं, अगर आपका 10 साल का नजरिया है तो फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट वाले, सिर्फ आपको परफॉर्मेंस देखनी है, कैटेगरी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मिराई का इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है, एक अच्छा फंड है, मल्टी कैप फंड है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आप वहाँ निवेश कर सकते हैं। कोटक का मल्टी कैप फंड है, टाटा का पीई फंड है, आप इसके अलावा एक्सिस का फोकस 25 फंड एक अच्छा फंड है। तो इनमें से किसी भी फंड में आप निवेश करिए, ये सारे फंड अच्छे हैं। आज के हिसाब से परफॉर्मेंस हर साल आप देखते जरूर रहिए, विजा विज पीयर ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ ये मत देखिए कि एब्सोल्यूट टर्म्स में ये पर्टिकुलर स्कीम कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव के साथ इनकी रिटर्न्स वेरी करेंगी। बिल्कुल। तो और अगर आप भी शो में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो हमने आपको तरीका बताया, आप ट्विटर फेसबुक के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख के भेजिए, हम कोशिश करेंगे तमाम सवालों को शामिल किया जाए। और इस बीच एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से विक्रांत जुड़े हैं। विक्रांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हेलो नमस्कार मैडम। जी विक्रांत जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मैंने पिछले 8 महीने से मैंने SIP शुरू की हुई है, और करीब 17,000 की SIP है मेरी। और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, हॉराइजन है, करीब वो 20 साल के लिए है। और नेक्स्ट 4 ईयर में मैं उसको डेट में लाना चाहता हूँ उसके बाद। तो पहले मुझे बताइए कि इसमें ये मेरे फंड सिलेक्शन जो है क्या ठीक है ये, और क्या मेरे पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप रखना भी ठीक रहेगा मेरे लिए? जी बिल्कुल। तो नीरज जी, विक्रांत जी ने अपना पोर्टफोलियो जो है हमें भेजा हुआ है। आपके पास भी इनका पोर्टफोलियो है। रिलायंस स्मॉल कैप फंड में निवेश कर रहे हैं, इसके अलावा L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड और ABSL टैक्स रिलीफ 96 फंड। ये जानना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो इनका कैसा है। इसके अलावा ये जानना चाहते हैं कि क्या लार्ज कैप फंड को बढ़ाने की जरूरत है, और मौजूदा निवेश से क्या अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर पाएंगे। तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप इन्हें? देखिए, फंड्स इनके लार्जली जो इन्होंने हमारे को डिटेल्स भेजी हैं वो ठीक हैं। फंड्स में बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्होंने स्मॉल कैप को अपने रिटायरमेंट के गोल के साथ टैग किया हुआ है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये बने रह सकते हैं स्मॉल कैप के अंदर। लेकिन अगर इन्होंने इसको दूसरे गोल के साथ टैग किया हुआ है जो कम अवधि का गोल है, तो इनको ये चेंज कर लेना चाहिए। यहाँ से
मल्टी कैप फंड में चले जाएंगे तो बेहतर रहेगा। साथ ही साथ जो इनका निवेश है और जो इनके गोल हैं उसमें इनको कंट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम इनको देखें तो कहीं ना कहीं इनको 11,000 रुपये का निवेश और चाहिए अपने सारे गोल्स को अचीव करने के लिए। बाकी जो टोटल पोर्टफोलियो है उसमें और ज़्यादा निवेश इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है इन गोल्स को लेकर के। जी बिल्कुल। और फेसबुक के जरिए भी जो है हमारे पास एक सवाल आया हुआ, मोतीलाल ओसवाल फोकस 35 फंड में 10,000 रुपए की एसआईपी जो है वो कुछ महीनों से जारी है, तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बनाए रहना चाहिए इस फंड में? देखिए, अगर सिर्फ फोकस 35 है, इसके अलावा और कोई फंड नहीं है, तो अभी ये नया फंड है, इसकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है। लेकिन मोतीलाल एज ए इक्विटी ग्रुप परफॉर्मेंस ठीक है, पीछे थोड़ा सा पिटाई जरूर हुई है इसकी कुछ स्कीमों की, लेकिन ये किसी भी फंड हाउस के लिए ऐसा हो जाता है। कोई कॉल कभी सेक्टर में गलत होगी या किसी स्टॉक में गलत होगी तो बने रह सकते हैं। अभी इतनी जल्दी कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा और ऑब्जर्व करें। अगर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली खराब रहती है तो फिर एक डिसीजन लिया जा सकता है। और हमारे एक दर्शक हैं विजय बिरासिस, ये फेसबुक के जरिए एक सवाल पूछ रहे हैं, डिविडेंड ऑप्शन जो है वो कैसा रहता है, सही रहता है या नहीं रहता? एचडीएफसी बैलेंस फंड के बारे में जानना चाह रहे हैं। देखिए, पहले जब बजट आने से पहले ये नॉन टैक्सेबल था तो एक ऑप्शन उनके लिए अच्छी थी जिनको एक रेगुलर इनकम चाहिए होती थी। लेकिन बजट आने के बाद डिविडेंड जो है उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग गया है। अगर इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ग्रोथ का है और अकुमुलेशन का है तो डिविडेंड ऑप्शन से बाहर आकर के ग्रोथ ऑप्शन में चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए इनको रिटर्न्स भी लेना है एक पीरियडिकली, तो बेहतर ये है कि ग्रोथ ऑप्शन में जाकर के वहाँ एक एसडब्ल्यूपी का चयन कर लें, जिससे हर महीने एक नियमित राशि इनके पास आती रहेगी और टैक्सेशन जो है उसमें कम होगा। हमारे साथ फाइनेंशियल मॉल के सीईओ नीरज चौहान जी जुड़े हुए हैं, जो आपके तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं। और इस खास पेशकश में जहां हम बात कर रहे हैं 10 ईयर चैलेंज की, यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स की आपको जो 10 साल में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन हमारे कई दर्शक नीरज जी ये जानना चाहते हैं कि निवेश करने का बेहतरीन ऑप्शन क्या रहता है, सिप्स के जरिए निवेश किया जाए या एसटीपी? ये काफी लोगों के मन में मैंने देखा कंफ्यूजन रहता ही रहता है कि आखिरकार निवेश करने का सही तरीका उनके लिए क्या रहता है, उपयोगिता क्या है, किस में जो है निवेश करना आसान है या फिर ट्रांसफर करना या निकालना आसान रहता है, किस तरीके से? देखिए, एसआईपी, एसटीपी, लमसम, ये सब तरीके हैं निवेश करने के। एट द एंड जो भी निवेश आप कर रहे हैं एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड हम जैसा कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सबका मिला जुला पैसा, जिसके बेसिस के ऊपर आप डेट, इक्विटी, हाइब्रिड, अलग अलग तरीके की स्कीम्स हैं। अगर ये पैसा आप एक ही बारी में डाल देते हैं, जैसे हम बैंक में एक पैसा लेकर गए, एक जमा राशि लेकर गए और हमने उसकी फिक्स डिपॉजिट करा लिया, तो उसको हम बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। आपने एक बारी में निवेश कर दिया, अब आप उसको 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जब आपको पैसा चाहिए आप निकाल लेते हैं। दूसरा तरीका निवेश करने का, पल्लवी, अगर हम बैंक में जाते हैं तो हम हर महीने की एक आरडी करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। अगर वही आरडी हम म्यूचुअल फंड में करते हैं तो हम उसको एसआईपी का नाम देते हैं, जिसमें महीने दर महीने या हफ्ते दर हफ्ते जो भी हम एक व्यवस्था चुने पैसा निवेश करने की, आपका वो पैसा आपके बैंक से निकल करके म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीद लेता है और आपका वो पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाता है। तो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट को, जो महीने दर महीने या किसी भी एक फ्रीक्वेंसी पे, रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे इन्वेस्टमेंट होता है, उसको हम एसआईपी बोलते हैं। जो एक हम टर्म अक्सर यूज करते हैं अपने शो में, जिसको हम बोलते हैं एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इसका मतलब ये है कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बाजार बहुत ऊंचे स्तर पे है और आप इस टाइम निवेश नहीं करना चाह रहे, अगर आप इक्विटी में निवेश करना चाह रहे हैं, और आप पैसे को धीरे धीरे निवेश कर रहे हैं ताकि बाजार के अंदर जो उतार चढ़ाव है उसका फायदा आप ले सकें, आपको एक एवरेज प्राइस मिल सके और आप एकदम ऊंचे स्तर पे निवेश पूरा ना करें। तो उसमें हम उस पैसे को एक सेफ फंड में डाल देते हैं, जिसको हम अक्सर बोलते हैं लिक्विड फंड या डेट फंड। लो ड्यूरेशन के जो डेट फंड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, और वहाँ से धीरे धीरे पैसा एक राशि निकल करके इक्विटी में जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफर करना सिस्टमैटिकली। तो ये 3 शब्द हम अक्सर यूज करते हैं इस इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली जैसे हम एसआईपी करते हैं, पल्लवी, काफी बार हमने बात करी है कि एक एसडब्ल्यूपी भी ऑप्शन होता है जी। एसआईपी का रिवर्स होता है एसडब्ल्यूपी, कि आपने निवेश करके रखा हुआ है, अब आपको पैसा चाहिए, आप एक तो इकट्ठा निकाल सकते हैं उस पैसे को, और एक आप पीरियडिकली निकाल सकते हैं अपनी कंज्यूम करने के लिए। मान लीजिए आपको हर महीने कुछ पैसा चाहिए और आपका एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, तो आप ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि उस पैसे में से हर महीने मुझे ये राशि दी जाए। इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जी जी। और इन दोनों अगर हम बात करें तरीकों की, तो इसमें टैक्स का कितना रहता है? टैक्स क्या एसआईपी के जरिए अगर कोई निवेश करता है तो उस पर कितना टैक्स रहता है, या फिर एसटीपी के जरिए अगर कोई निवेश करना चाह रहा है तो क्या उसको कुछ अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा?
देखिए, टैक्सेशन की जहाँ तक बात करते हैं तो हमारे पास डेट की टैक्सेशन अलग है और इक्विटी टैक्सेशन अलग है। अगर मैं इक्विटी की टैक्सेशन की बात करता हूँ तो अगर आप कोई भी निवेश जो आपने किया है और वो पहले साल में आप निकाल लेते हैं तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जिसके ऊपर आपको 15% जो भी आपकी रिटर्न है उसके ऊपर देना होगा। एक साल से ज़्यादा की अवधि के बाद जब आप पैसा निकालते हैं तो उसके ऊपर जो गेन आता है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। 1 लाख से ऊपर का अगर आपका उस फाइनेंशियल ईयर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है तो उसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना होता है। अब एसआईपी के जरिए जब हम निवेश करते हैं तो वो हर महीने दर महीने हम निवेश करते हैं, तो जिस पैसे को 1 साल से ऊपर हो गया लगे हुए, अगर वो आप निकाल रहे हैं तो वो टैक्सेशन लॉन्ग टर्म में आएगा, लेकिन अगर वो आप 1 साल से पहले निकाल रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म में आएगा। उसमें हर एक एसटीपी को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। बिल्कुल, तो इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं। खैर, हमारे साथ एक और कॉलर भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ विजय पॉल जुड़े हैं अगरतला त्रिपुरा से। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। थैंक यू मैम। जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा पोर्टफोलियो भेजा है मैंने, तो मेरा सवाल था, जी। मेरा कुछ लक्ष्य भी मैंने भेजा है, उसके लिए टोटल कितना अमाउंट का सिप लगेगा और मेरा जो पोर्टफोलियो है वो कैसा है, कोई फंड का चेंज करना है तो बताने से फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो नीरज जी हमारे साथ जुड़े हैं आपका तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। विजय जी ने अपना हमें पोर्टफोलियो जो है वो नीरज जी भेजा हुआ है। 15 साल बाद बेटी की पढ़ाई के लिए इन्हें 80 लाख चाहिए और 20 साल के बाद बेटी की शादी के लिए 60 लाख चाहिए। 25 साल के बाद इनको रिटायरमेंट के लिए 2.5 करोड़ रुपए चाहिए। अपने मौजूदा पोर्टफोलियो पर राय चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हालिया निवेश से ये अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा इनके पास जो है 4 म्यूचुअल फंड्स हैं और साथ ही अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में भी ये निवेश कर रहे हैं। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे इन्हें? देखिए, फंड्स जो आप निवेश कर रहे हैं वो फंड्स ठीक है। सुकन्या समृद्धि एक अच्छी स्कीम है जो डेट स्कीम है। रिटर्न्स का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इसमें नहीं है, लेकिन क्योंकि टैक्स एफिशिएंसी है और सेफ इंस्ट्रूमेंट है तो एक अच्छी स्कीम है जो आपने चूज़ करी है। लेकिन जो आपका कंट्रीब्यूशन है आपके गोल्स के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन हमें सारे गोल्स अचीव करने के लिए चाहिए वो रफली 35,000 रुपये का चाहिए, लेकिन अभी जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो रफली 12,000 रुपये आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये राशि, अगर आप आज नहीं बढ़ा सकते हैं, इनकम उतनी नहीं है, तो धीरे धीरे अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको 10% प्रति वर्ष आप बढ़ाते जाएं तो आप अपने गोल्स के करीब पहुंच जाएंगे। और जैसे जैसे आपका कोई भी बोनस अमाउंट या इस तरीके का कोई भी इनकम आपको मिलता है तो उसको डिप्लॉय करें, उसको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करें, तो आप अपने गोल्स अचीव जरूर कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं विजय जी की नीरज जी के साथ जो है, नीरज जी की सलाह के साथ जो है आप अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। और एक सवाल हम शामिल करना चाहेंगे, ये ईमेल के जरिए हमारे साथ आया हुआ है अनिल ध्यानी जी का। ये बताते हैं कि इनकी उम्र जो है 48 साल है और 55 साल की उम्र में इन्हें 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। 4 फंड्स हैं, SBI स्मॉल कैप फंड, SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड, SBI ब्लू चिप फंड और ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी फंड। तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप इन्हें? देखिए पल्लवी, 50 लाख अगले 7 साल में जुटाने के लिए अंदाज़ा 38,000 रुपये प्रति माह का निवेश चाहिए और ये 4,000 रुपये का निवेश कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस रकम से ये अपना गोल अचीव कर पाएंगे, लेकिन हाँ जितना भी करना चाहें करें, एटलीस्ट गोल के कुछ नज़दीक पहुँचेंगे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं भी पहुँचेंगे। तो अनिल जी, आपको निवेश जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है और अगर आप निवेश इतना नहीं बढ़ा सकते हैं एक साथ तो कोशिश करिए कि सालाना जो है वो कुछ निवेश ज़रूर बढ़ाएं। हमारे साथ एक और कॉलर भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजेश बिश्नोई जी जुड़े हैं जोधपुर राजस्थान से। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछिए। अच्छा मैम, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा था आपके पास, मैं उसके बारे में राय जानना चाह रहा था। जी। तो मेरे पास 3 स्मॉल कैप फंड है, तो मैं क्या स्विच करूं या उन्हें मैं जारी रखूं? एक बिल्कुल बिल्कुल, तो नीरज जी आपके पास भी राजेश जी का पोर्टफोलियो है और ये जानना चाहते हैं कि 3 स्मॉल कैप फंड्स में जो है फिलहाल ये निवेश कर रहे हैं, तो क्या इन्हें जारी रखने चाहिए और मल्टी कैप में निवेश के लिए भी ये फंड्स जानना चाहते हैं। देखिए, आप मल्टी कैप में बिल्कुल जा सकते हैं। आपका एक रिलायंस उसमें है, उसको आप डिसकंटिन्यू करके आप कोई भी एक मल्टी कैप फंड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पोर्टफोलियो से ज़्यादा पल्लवी जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हम अक्सर इग्नोर करते हैं, आपके कंट्रीब्यूशन का है। आपका कंट्रीब्यूशन आपके हाथ में है, स्कीम की परफॉर्मेंस आपके हाथ में नहीं है।
अगर आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं तो आपको कंट्रीब्यूट उसी हिसाब से करना होगा। अक्सर यहाँ पर हम इन्फ्लेशन का फैक्टर भूल जाते हैं और रिटर्न्स को भी बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स एज्यूम करके हम सोचते हैं कि गोल्स अचीव होंगे। अक्सर हमने देखा है जो इक्विटी की रिटर्न है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप देखें 1999 से 2009 से आज 2019, तो जो 1999 से 2009 की रिटर्न्स थी वो रफली 12% थी और जो 2009 से आज 2019 की रिटर्न है वो रफली 14% है। तो उस हिसाब से आप एक इक्विटी की रिटर्न्स कंसीडर करके आप अपने गोल्स के हिसाब से उसको टैग कीजिए और कंट्रीब्यूशन को बढ़ाइए और इन्फ्लेशन को कंसीडर कीजिए। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्कीम्स की आपकी थोड़ी बहुत रिटर्न 1-2% की ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन कंट्रीब्यूशन मैं बार बार बोलता हूँ आपके हाथ में, उसको जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए और एक रियलिस्टिक नंबर्स रखिए, मैथ्स जरूर करिए जो भी आपका गोल है उसका। बिल्कुल, तो इन चीज़ों का आपको राजेश जी खास ख्याल रखना होगा और उम्मीद करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर पाएंगे। तो नीरज जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतना कुछ समझाने के लिए कि आखिरकार 10 साल में कैसे जो है वो अपने हाथों की लकीरों को बदल सकते हैं। तो अगर आप भी 10 ईयर्स का ये चैलेंज लेना चाहते हैं तो निवेश की शुरुआत करिए म्यूचुअल फंड में और उम्मीद हम ये करते हैं कि 10 साल बाद आप अच्छा खासा रिटर्न कमा पाएंगे।